नहीं पता है या उन्होंने सिर्फ 12th में पढ़ा है मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में तो आप टेंशन ना लीजिए। अब वैसे भी मैं इस बुक की एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ तो आपको और भी ज़्यादा इजी रहेगा कि आपको पहली चीज़ आपके माइंड में ये डाउट भी नहीं रहेगा कि क्या इसमें से पेपर में आएंगे। तो ऑब्वियसली आपकी बुक का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ तो क्यों नहीं आएगा। तो अगर आपके बुक से ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप ये सोच के बैठे हो कि क्या इसमें से आएगा तो फिर आप मूर्ख वाले ही हरकतें कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने जो है मेन मोटिव यही रखा कि आपको आपकी बुक से ही एक्सप्लेनेशन दूँ ताकि आप जो है इसको अच्छे से पढ़ें और अपने एग्ज़ाम को क्लियर करके अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लें। तो इसमें जो लेसन फर्स्ट है जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए अलग अलग लोगों ने डेफिनेशन दे रखा है व्हाट इज़ द मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो आप बस गूगल करके ये देख सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक्चुअली में मीनिंग है क्या। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी करता है होल ऑफ इकोनॉमी या इकोनॉमी ऑफ होल, ये वर्ड आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम उन सभी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं जो सारी इकोनॉमिक्स के अंदर अंदर आती है। ठीक है, तो इसीलिए आप जब मीनिंग देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है इकोनॉमी होल। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि इसमें जो स्टडी है वो जो है इंडिविजुअल नहीं की जाती, पूरी इकोनॉमी की स्टडी की जाती है। तो इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से बड़ा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है इसकी स्कोप की बात करें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से बड़ा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो यहीं पे एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये भी आप जो है अपने 12th की बुक अगर आपके पास या आपके किसी भी फ्रेंड के पास अवेलेबल होती है, ठीक है, तो आप एक बार देख सकते हैं, उसमें बहुत इजी लिखा हुआ है। अदरवाइज़ आप इसमें भी चेक कर सकते हैं कि तो अगर मैं बात करूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स की तो देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से इन्होंने यहाँ पर शो कर रखा है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर हम देखेंगे तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में मेंशन ये कर रखा है कि ये होता है प्रोडक्ट प्राइसिंग नंबर 1। ठीक है, प्रोडक्ट प्राइसिंग के बारे में ये मेंशन करता है कि प्रोडक्ट प्राइसिंग से रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पे बताता है। अब जो प्रोडक्ट प्राइसिंग है कैसे पता चलेगा कि कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, तो वो इसी के थ्रू पता चलता है। ठीक है, और दूसरा हम ये प्रोडक्ट प्राइसिंग जो है ये किसके थ्रू पता कर सकते हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड थ्योरी ऑफ सप्लाई। ऐसे कर सकते हैं, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड सबसे ज़्यादा है और बार बार है तो कहीं ना कहीं उसकी प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने कैसे सीखी कि हमने डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा कि अगर डिमांड ज़्यादा है मार्केट में और उसकी सप्लाई कम है तो ये हो सकता है कि उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप देख सकते हैं एग्जांपल, बहुत सी चीज़ें हैं आपके सामने कि अगर हम कोई भी सामान को लगातार खरीदते रहते हैं तो बाद में जो होता है मैन्युफैक्चर वो जो है क्या करता है, उस क्वांटिटी को कम कर देता है यानी कम में बेचता है। तो इससे फिर बाद में हमें प्रॉब्लम होती है कि यार ऐसे कैसे सामान उन्होंने कम कर दिया। वो इसलिए कम किया क्योंकि मार्केट में डिमांड ज़्यादा है तो वो अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो उस हिसाब से वो प्राइस भी डिसाइड कर देते हैं। तो कहने का मतलब थ्योरी ऑफ डिमांड और थ्योरी ऑफ सप्लाई जो है वो प्रोडक्ट प्राइस को जो है एक तरह से डिटरमाइन करता है। ठीक है, और वहीं हम बात करें फैक्टर प्राइसिंग के बारे में, तो फैक्टर प्राइसिंग क्या है, तो यहाँ पर लिखा है जैसे कि जो प्रोडक्शन फैक्टर होते हैं जिससे प्रोडक्शन किया जाता है उसके बारे में भी पता लगाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे वेजेस के बारे में पता लगाना, रेंट के बारे में पता लगाना, इंटरेस्ट के बारे में पता लगाना और प्रॉफिट के बारे में पता लगाना। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे सपोज़ करिए लेबर है, लेबर को हमने प्रोडक्शन में लगाया तो ऑब्वियसली हम उसको क्या पे करेंगे, वेजेस पे करेंगे। और एक ही एज अ नॉर्मल लेबर है तो ऑब्वियसली वेजेस ही पे करेंगे। रेंट पे कर रहे हैं हम, ठीक है, इंडिविजुअली। इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, प्रॉफिट पे जो है वो ऑनर को पे कर। तो कहने का मतलब है जो फैक्टर प्राइसिंग जो है तो ये भी हम जो है कहाँ पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। और ये आपने देखा होगा इसका चैप्टर भी होता है कॉस्ट का और प्रोडक्शन का।
अब यहाँ है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स, जैसा मैंने कहा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो है कहीं ना कहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स से कुछ ज़्यादा स्टडी करते हैं, इकोनॉमी ऑफ होल के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे सपोज़ करो यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में इसे सिंपल सा नोट कर लें और बार बार या एक दो बार आप इसे पढ़ोगे तो अपने आप आपको क्लियरिटी हो जाएगी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे लिखा है थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तो कहने का मतलब ये है कि मैक्रो इकोनॉमिक के बिहाफ पर या मैक्रो इकोनॉमिक की स्टडी करके हम ये पता लगा सकते हैं कि इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट की जाती है। ठीक है, ये क्या इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ये दोनों एक साथ है, डायरेक्ट रिलेशन है, इनडायरेक्ट, यानी ये सारी चीज़ों पे स्टडी करना, चाहे वो इनकम हो या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, ये सारा हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही स्टडी करते हैं। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, यानी महंगाई वगैरह का पता लगाना, ये भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई होती है, तो उसका बारे में भी पता हम कहाँ लगाते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में लगाते हैं। उसके बाद है थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसा कि मैंने कहा कि इकोनॉमी सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू पे थोड़ा सा तो नहीं होता, आपको पूरी कंट्री का इकोनॉमी के बारे में पता होना ज़रूरी है और फिर कंपैरिजन भी करना कि दूसरे कंट्री के। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी कंट्री की या इंडिया की ही कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ का पता लगाना कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी चल रही है, स्लो है या मीडियम है या बूस्ट कर रहा है, तो ये हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्टडी के बिहाफ पर ही पता लगाते हैं। एंड लास्ट इज़ थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पता लगाते हैं। तो यहाँ कुछ कह रहा है कि स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये आपको 12th की बुक में भी मिल जाएगा, अब वहाँ पर से भी आप इसे पढ़ सकते हैं, बाकी आप यहाँ से भी इसका क्वेश्चन में पढ़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है अगर मैं कहूँ तो, ठीक है। तो अगर आपको ये पढ़ना है तो आप एक 1 by 1 को पढ़ सकते हैं। जैसे लिखा है मैक्रो इकोनॉमिक्स थियरी यूज मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल एंड स्पेसिफिक द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन देम। कहने का मतलब मैक्रो इकोनॉमी जो होता है वो थियरी है यूज फॉर मैक्रो इकोनॉमी मॉडल टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल, यानी जो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो भी बिहेवियर है जो कि हमने ऊपर पढ़े हैं, ये जितने भी हैं, इनके बारे में एज अ पता लगाना, इनके बीच क्या रिलेशन है, इन सारी चीज़ों के थ्योरी को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। फिर क्या है स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीगेट इकोनॉमी वेरिएबल, यानी एग्रीगेट डिमांड हो गया, एग्रीगेट सप्लाई हो गया, ये हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। अगर आपको सजेशन दूँ तो आप जो है 12th की बुक से ही स्कोप पढ़ें, वो ज़्यादा बेस्ट है रेदर देन यहाँ पर, ठीक है। तो मैं आपको वही सजेशन दूँगा। अगर आपके पास 12th की बुक नहीं है तो नीचे लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं एंड व्हाट्सएप पे भी ग्रुप बना हुआ है, आप वहाँ पर भी ज्वाइन हो सकते हैं और आप अपनी जो है जो भी आपकी डिमांड रहेगी, चाहे आपके नोट्स या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। बस शर्तें ये रहेंगी कि आपको चीज़ें अच्छे से पढ़नी है और चीज़ों को समझना है, ठीक है। तो उसके बाद कह रहे हैं सेकंड पॉइंट स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीगेट इकोनॉमी वेरिएबल। ये वेरिएबल जितने भी पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे वो सारे वेरिएबल्स हैं। असिस्ट द इकोनॉमी पॉलिसी मेकर, जैसे गवर्नमेंट, यानी जो भी गवर्नमेंट है जो भी पॉलिसीज़ लाती है वो इन्हीं के ही बिहाफ पर, इन्हीं के डिसीजन मेकिंग पर ही लाती है, ठीक है, टू ड्राइव द अप्रोप्रिएट इकोनॉमी पॉलिसी, और जो भी इकोनॉमी पॉलिसीज़ होती हैं वो इनके थ्रू ही पॉसिबल हो पाती। तो कहने का मतलब मैक्रो इकोनॉमी इस तरह से गवर्नमेंट की भी हेल्प करती है ताकि वो कुछ नई नई पॉलिसीज़ ला सके और जिसके अकॉर्डिंग आपका जो है चीज़ों को, इकोनॉमी ग्रोथ को बढ़ा सके, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट लिखा है मैक्रो इकोनॉमी एनालाइज द वर्किंग एंड इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है, ऑन द इकोनॉमी, ये मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद कह रहा है इट एक्सप्लोर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटेंड द रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, यानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करता है, बताता है कि किस तरीके से गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती हैं, और दूसरा ये भी कि अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे करना है और अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे रिड्यूस करना है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट यहाँ जो मेंशन है वो ये है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क ऑफ कंट्रोलिंग एंड
गाइडिंग द इकोनॉमी टू अचीव द डिज़ायर गोल ऑफ द स्टेबिलिटी। कहने का मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स ये भी एक तरह से फ्रेमवर्क तैयार करना, जैसे कि आपको एक प्रॉपर तरीके से शॉर्ट में सारी चीज़ें एक तैयार कर देते हैं पॉइंट ऑफ व्यू, जिससे आप जो है गाइडेंस आपको मिलता है इकोनॉमी अचीव को या जो भी आपके गोल्स हैं उसको स्टेबल करने में। अगर आपको अपनी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है तो वो आपका एक गोल हो गया, और उसको कैसे बढ़ाएंगे वो एक फ्रेमवर्क तैयार करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर उसके बाद कहता है मैक्रो इकोनॉमी पॉलिसी जो है फॉर्मुलेटेड द इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट आर द डायरेक्ट टूवर्ड द इम्प्रूव द लॉन्ग रन क्वांटिटी कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द कंपनी। ठीक है, मैं क्या पढ़ा, इकोनॉमी कह रहा है, ठीक है, यानी दोबारा से मैं एक बार रीड आउट कर देता हूँ थोड़ा सा। कह रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट एंड डायरेक्ट टूवर्ड द इम्प्रूविंग द लॉन्ग रन कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द इकोनॉमी and the combination of wages, price and exchange rate productivity are in the line and firm can be market their product profitable the rest of the world। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें सही कह रहा है कि भाई जो मैक्रो इकोनॉमी पॉलिसी जो है फॉर्मुलेट करती है गवर्नमेंट, जिससे जो है इम्प्रूव हो सके और जो भी कॉम्पिटिटिवनेस है इकोनॉमी में उस पर एक तरह से बराबर लेवल पे आ सके। ठीक है, The study of macroeconomics is used to solve the many problems of economy like a monetary problem, economic fluctuation, general employment। ठीक है, उसके बाद we use the tool understand why the economy divide from the path of smooth growth over time। ठीक है, इसके यानी कि हम ये भी पता लगाते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो आपका इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे स्मूथ भी कैसे हो सकता है। ठीक है, किस तरीके से हम स्मूथ रखते हैं, स्टेबल रख सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी ब्रिंग बैलेंस द इकोनॉमी रिलेशन बिटवीन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो कहने का मतलब ये सारे स्कोप हैं जो आपको बताते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूज़ कहाँ कहाँ करना होता है। तो ये जो पॉइंट्स है आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि स्कोप बताइए मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्या है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और आपको क्लियर हुई होंगी तो सीधी सी बात है आप एक दो बार इसको रिवीजन कर सकते हैं। बाकी का जो ये शॉर्ट नोट्स थे जिसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अगर आपके अच्छे खासे रिस्पॉन्स रहेगा तो मैं आगे भी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो नेक्स्ट जो मैं टॉपिक शुरू करूँगा वो स्टॉक एंड फ्लो से करूँगा। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं या आप अपने फ्रेंड हैं जो जानते हैं